नमस्कार। टीवी पर जो बड़ी बड़ी बहसें होती हैं, जो राष्ट्रीय सुर्खियां बनती हैं, क्या चुनाव असल में वैसे ही जीता जाता है? शायद नहीं। आज हम उस विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो इन सबसे परे जमीन पर काम करता है, जहां हर एक वोट, हर एक शिकायत और डेटा का हर छोटा टुकड़ा जीत या हार का फैसला करता है। तो फिर असल सवाल यही है कि एक चुनावी सीट, सिर्फ एक सीट, आखिर जीती कैसे जाती है? यकीन मानिए, ये सिर्फ नारों और भाषणों का खेल बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा बारीक और कहीं ज्यादा वैज्ञानिक है। चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलकर देखते हैं। और इसे समझने के लिए हम किसी थ्योरी पर बात नहीं करेंगे। हम सीधे एक असली चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये है उत्तर प्रदेश का जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र। सिर्फ इस एक सीट की लड़ाई को डिकोड करके हम ये समझ जाएंगे कि आज के दौर में चुनावी जंग कैसे लड़ी और जीती जाती है। तो चलिए सबसे पहले जहानाबाद की इस सीट की पूरी बनावट, इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। देखते हैं कि यहाँ के आंकड़े हमें क्या कहानी बताते हैं। इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 18,192। 2022 के चुनाव में बीजेपी की जीत का अंतर बस इतना ही था। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी एकतरफा जीत नहीं है। ये नंबर हमें बताता है कि मुकाबला कितना कड़ा था और ऐसे करीबी मुकाबले में एक एक वोट की कीमत क्या होती है। तो ये वोट बटे कैसे थे? अगर आप 2022 के नतीजों को देखें तो बीजेपी को मिले करीब 41% वोट, समाजवादी पार्टी को लगभग 32% और बीएसपी भी 20% से ज्यादा वोट लेकर रेस में मजबूती से बनी हुई थी। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि लड़ाई सीधी नहीं थी, बल्कि एक त्रिकोणीय संघर्ष था। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाकर यहाँ का चुनावी इतिहास देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पिछले 7 चुनावों का पैटर्न देखिए। यहाँ जीत समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच एक पेंडुलम की तरह घूमती रही है। एक बार सपा, एक बार बसपा। लेकिन 2017 और फिर 2022 में बीजेपी की जीत ने इस पुराने पैटर्न को, इस पुराने समीकरण को तोड़ दिया। ये एक साफ संकेत है कि यहाँ की राजनीतिक हवा बदल रही है। अच्छा, ये तो हो गए आंकड़े और चुनावी नतीजे, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे कौन है? वोटर। अब बारी है उन लोगों की आवाज सुनने की जो वोट देते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? कौन सी शिकायतें और भावनाएं हैं जो उनके वोट देने के फैसले पर असर डाल रही हैं? और जब जमीन पर लोगों की आवाज सुनी गई तो 3 सबसे बड़ी चिंताएं सामने आई। सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा तीव्रता के साथ बेरोजगारी और रोजगार के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर जाने की मजबूरी। दूसरे नंबर पर बढ़ती महंगाई और सरकारी राशन में होने वाली लीक। और तीसरा, खेती किसानी से जुड़ा संकट। मतलब साफ है कि लोगों के लिए रोजी रोटी के मुद्दे सबसे ज्यादा अहम हैं। और लोगों के इस गुस्से और हताशा का सार बस इस एक लाइन में सिमट जाता है: काम नहीं, बस दावा। ये कोई बनाया हुआ नारा नहीं है, ये स्थानीय सोशल मीडिया पर चल रही आम बातचीत से निकली हुई आवाज है। ये लाइन वोटर्स की असली फ्रस्ट्रेशन को सामने रखती है। तो मुद्दे तो हैं, लेकिन जहानाबाद में जीत का रास्ता यहाँ के जटिल सामाजिक समीकरणों से होकर भी गुजरता है। जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कौन इन अलग अलग जातीय समूहों को अपने साथ जोड़ पाता है। एक तरफ यादव और दूसरे ओबीसी समुदाय हैं जो पारंपरिक वोट बैंक हैं। दूसरी तरफ अच्छी खासी संख्या में सवर्ण वोटर हैं जिनका झुकाव एक खास तरफ है। लेकिन असली किंग मेकर हैं निषाद, लोध और पासवान जैसे अहम एससी समुदाय, जिनके वोट आखिरी वक्त में किसी भी तरफ का पलड़ा भारी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जमीनी हकीकत है, हमारे पास आंकड़े हैं और लोगों की भावनाएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट इस सारी जानकारी को, इस सारे डेटा को एक ठोस, जीतने वाली चुनावी योजना में कैसे बदलता है? चलिए अब स्ट्रैटेजिस्ट की नज़र से देखते हैं। तो एक रणनीतिकार इसे कैसे देखता है? मान लीजिए समाजवादी पार्टी के नजरिए से देखें। एक तरफ उनकी ताकत है, एक पुरानी विरासत और एक मजबूत कोर वोट बैंक। लेकिन कमजोरी भी साफ है, आधार बटा हुआ है और कार्यकर्ताओं में एक तरह की थकान है। मौके भी हैं, जैसे कि सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी, लेकिन सामने खतरा भी कम नहीं है: बीजेपी का जबरदस्त संगठन और केंद्र सरकार की योजनाएं। और इसी पूरे विश्लेषण से निकलती है एक कारगर रणनीति, जिसे यहाँ चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। इसके 4 बिल्कुल साफ स्तंभ है। पहला, चुनावी गणित को साधो। दूसरा, अपने संगठन में नई जान फूंको। तीसरा, एक ऐसी कहानी गढ़ो जो सीधे लोगों के दिल से जुड़े।
और चौथा, इन सब कामों के लिए जरूरी संसाधन जुटाओ। और ये सब कुछ हवा में नहीं होता, इसकी एक पूरी टाइमलाइन होती है, एक एक दिन का हिसाब होता है। चुनाव से 90 दिन पहले यानी D90 पर जमीनी ढांचा तैयार किया जाता है। D60 तक घर घर जाकर गहन सर्वे किए जाते हैं ताकि लोगों की नब्ज को पकड़ा जा सके। D30 से माहौल बनाने के लिए जोरदार रैलियां शुरू होती हैं। और आखिर में D-Day यानी वोटिंग के दिन सारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। और हाँ, आज की तारीख में एक और मैदान है जहां ये लड़ाई लड़ी जाती है, और वो है लोगों का फोन। ये नया युद्ध क्षेत्र है। व्हाट्सएप के छोटे छोटे ग्रुप्स और खास तौर पर बुंदेली और अवधी जैसी लोकल बोलियों में बनी वीडियो रील्स, ये नए हथियार हैं जिनका इस्तेमाल झूठी खबरों का जवाब देने और हर वोटर तक अपनी बात सीधे पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो हमने पूरा प्रोसेस देखा, आंकड़ों से लेकर जमीनी हकीकत तक और फिर उससे बनी रणनीति तक। पर आखिर में इस डेटा पर आधारित राजनीति का हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे सम्मान के लिए क्या मतलब है? देखिए, आज का चुनाव जीतने का विज्ञान यही है। जमीन से उठने वाली हर एक शिकायत, वोट शेयर का हर आंकड़ा, हर पुराना चुनावी ट्रेंड, इन सबको मिलाकर एक सटीक, एक टारगेटेड पॉलिटिकल एक्शन में बदल दिया जाता है। ये सिर्फ कला या भाषणबाजी नहीं है, ये एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग है, जहां इंसानी भावनाओं और जरूरतों के डेटा को एक रणनीतिक योजना में बदला जाता है। और ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब सियासत, जब राजनीति लोगों को इतनी गहराई से, इतनी बारीकी से समझने का दावा करती है, तो बदले में हमें यानी वोटर्स को उनसे क्या मांगना चाहिए?